हेलो दोस्तों, एग्जाम टॉपर पर आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई टॉपिक के साथ उपस्थित हैं जिसमें हम टोटल जीके के बारे में देखेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन होंगे जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है आगामी एग्जाम के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं। पहला आपका क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र माना गया है? ऋग्वेद में सबसे पवित्र किस नदी को माना गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी को। सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है? सरस्वती नदी को माना गया है। डिटेल में देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती नदी को माना गया है, जबकि इस वेद में सबसे ज़्यादा बार वर्णित नदी सिंधु नदी है और गंगा नदी का उल्लेख सिर्फ एक बार मिलता है, वहीं यमुना नदी का उल्लेख 3 बार मिलता है। वेदों में गंगा नदी का उल्लेख 1 बार मिलता है, वहीं यमुना नदी का उल्लेख कितने बार मिलता है? 3 बार मिलता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। कर दिया गया है, प्राचीन भारत का पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? अगर पहला विदेशी आक्रमण किया गया था, देखिएगा तो यहाँ पे दिया गया ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों के द्वारा किया गया था। डिटेल में देखिए, हालांकि यह असफल रहा था। सफल में दूसरा डेरियस प्रथम आएगा। देखते हैं, भारत का प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों के खहमनी वंश के शासकों द्वारा किया गया था। हालांकि यह आक्रमण असफल रहा था। भारत में प्रथम सफल विदेशी आक्रमण अगर कहा जाए तो डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया था? डेरियस प्रथम के द्वारा पहली बार किया गया था सफल आक्रमण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका। देखते हैं क्या है। देखिएगा, आपका ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थल का संबंध किस शासक से है? प्रसिद्ध कालसी स्थल का संबंध किस शासक से है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? अशोक। क्या हो जाएगा आपका? अशोक से संबंधित है। देखिए डिटेल में देखते हैं, कालसी नामक स्थान ये उत्तराखंड में स्थित है। इसका संबंध जो है अशोक के शिलालेखों से संबंधित है, क्योंकि यहाँ पर अशोक का शिलालेख उपस्थित है। ठीक है, और इस शिलालेख में जो है अशोक के आंतरिक प्रशासन के बारे में बताइए, यानी आंतरिक प्रशासन किस तरह का था अशोक का, उसका वर्णन किया गया है, कालसी शिलालेख में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका यहाँ पर, प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? तो आप सभी जानते हैं प्रसिद्ध पुस्तक शाहनामा के लेखक कौन है? फिरदौसी है। कौन है? फिरदौसी है। शाहनामा फारसी भाषा का एक ग्रंथ है। किस भाषा का ग्रंथ है? फारसी भाषा का एक ग्रंथ है जिसके लेखक फिरदौसी थे। ठीक है, यह मशहूर गजनी के दरबार में रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, दीवाने ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? दीवाने ए अर्ज विभाग का संबंध किस शासक से था? तो देखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बलबन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? बलबन हो जाएगा। दीवाने ए अर्ज विभाग का संबंध बलबन से था। ठीक है, यह सैन्य विभाग से संबंधित था जिसका मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती तथा निरीक्षण करना था। क्या था? निरीक्षण करना था। ठीक है, सैनिकों के बारे में भर्ती करना और उसका निरीक्षण करना था। किस विभाग से? दीवाने ए अर्ज विभाग। किसके द्वारा? किसके द्वारा? बलबन के द्वारा चलाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? तो ये आपका कौन सा हो जाएगा? जहांगीर ने क्या किया था? आपको ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए मंजूरी दी थी। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का आदेश जहांगीर ने दिया था। जहांगीर के दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज विलियम हॉकिंस था। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी जहांगीर के दरबार में प्रथम आने वाला अंग्रेज कौन सा था? विलियम हॉकिंस था। कौन सा? विलियम हॉकिंस था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। इसमें रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आप सभी जानते हैं रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, जिसका उद्देश्य था संत साधुओं या सन्यासियों को संगठित करना जो राम परमहंस की शिक्षाओं पर गहरी आस्था रखते थे। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? तो किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने कहा था। किसने कहा था? जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था। इसका डिटेल देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है। जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहकर संबोधित किया था। ठीक है, जबकि केसी व्हीलर ने भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को अर्ध संघीय कहा था। भारतीय संविधान को क्या कहा था? अर्ध संघीय कहकर संबोधित किया था। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है।
किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं 69वां संविधान संशोधन के द्वारा ये दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। कब दिया गया था? तो आप सभी जानते हैं 1991 में जो है राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था दिल्ली को। और इसके चलिए हम देखते हैं डिटेल में दिया गया है। 69वां संविधान संशोधन 1991 ईस्वी को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था, जबकि 61वां संविधान संशोधन 1889 ईस्वी के तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। 61वां संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या था? मतदाता की आयु क्या था? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। याद रखिए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, संसद द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या जाएगा? 1955 ईस्वी में। कब किया गया था? 1955 ईस्वी में संसद के द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम को पारित किया गया था। डिटेल में देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। ठीक है, भारत नागरिकता प्राप्त करने के लिए कुल 5 तरीके हैं, जैसे कि आप जान रहे हैं, जन्म से होना चाहिए, वंश से होना चाहिए, पंजीकरण और देशीकरण और भूमि अर्जन, यानी इन 5 से क्या हम देश की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं छुआछूत अस्पृश्यता के बारे में बता रहा है यहाँ पर। छुआछूत आर्टिकल कितना? 17। आर्टिकल कितना है? आर्टिकल 17 यानी 17 के द्वारा जो है छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। चलिए देखते हैं डिटेल में। संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता यानी छुआछूत का उन्मूलन किया गया है। ठीक है, उन्मूलन किया गया था। इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति के साथ छुआछूत का भेदभाव एक दंडनीय अपराध को माना गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है राष्ट्रपति 5 वर्ष तक अपने पद पर रहता है। राष्ट्रपति अपने वो पद पर 5 वर्ष तक रहता है। कब रहता है? अपने पद के ग्रहण करने से यानी शपथ जिस दिन लेते हैं उस दिन से वो कब तक? 5 वर्ष तक रह सकते हैं अपने पद पर। ठीक है, चलिए डिटेल देखते हैं। यहाँ पर अनुच्छेद 56 फर्स्ट के अनुसार राष्ट्रपति अपने पद का ग्रहण के 5 वर्ष तक की अवधि तक अपने पद पर रहता है। वर्तमान में भारत के 15वें राष्ट्रपति कौन है? आपका द्रौपदी मुर्मू है। 15वें राष्ट्रपति कौन है? 15वें राष्ट्रपति अभी जो वर्तमान में है वो कौन है? आपके द्रौपदी मुर्मू है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया था अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका आंसर क्या जाएगा? प्रधानमंत्री। अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। चलिए देखते हैं डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पर प्रधानमंत्री अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष होते हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री अन्य विभागों के भी अध्यक्ष होते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होते हैं। और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद के अध्यक्ष भी कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। यानी इन चारों विभाग और यहाँ पे जो क्या दिया गया है अंतरराज्य विभाग भी, ये सब क्या है? इन सभी विभागों का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष पद का शपथ नहीं लेता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेते हैं। यानी लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शपथ नहीं लेते हैं, लेकिन लोकसभा सदस्य के रूप में वो क्या लेते हैं? शपथ लेते हैं। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। ये भी याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देगा? वो उपाध्यक्ष को देगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है आपका। देखिएगा, यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्षेत्र का भाग है? यहाँ देखिएगा, ये क्या विद्युत जो है तृतीय क्षेत्र का भाग होता है। चलिए देखते हैं इसमें तृतीय क्षेत्र और प्रथम क्षेत्र समझ लेते हैं। प्रथम क्षेत्र में आपका कृषि आएगा। ठीक है, प्रथम क्षेत्र में क्या आएगा? आपका कृषि आ जाएगा। द्वितीय क्षेत्र में आपका उद्योग आता है। और तृतीय क्षेत्र में आपका हो जाएगा परिवहन आ जाएगा, बैंकिंग आ जाएगा, होटल आ जाएगा, विद्युत आ जाएगा, ये सभी आता है। चलिए देखते हैं डिटेल में देख लेते हैं क्या है। विद्युत तथा परिवहन तृतीय क्षेत्र के भाग होते हैं, जबकि कृषि प्रथम क्षेत्र का तथा उद्योग द्वितीय क्षेत्र का होता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार, परिवहन, बैंकिंग, होटल आदि आते हैं। चलिए देखिएगा क्या है, विद्युत क्या है आपका? तृतीय क्षेत्र के भाग हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर
अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? इसका आंसर क्या जाएगा? उपयोगिता। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ होता है उपयोगिता। डिटेल देख लेते हैं। उपयोगिता का मुख्य अभिप्राय किसी वस्तु एवं सेवा की किसी मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने से है। अतः मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की शक्ति का सृजन करना ही उत्पादन कहलाता है। क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। तो अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? आप सभी जान गए। यहाँ पर क्या है? उपयोगिता होता है। अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ क्या होता है? उपयोगिता होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा यहाँ पर, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना किस समिति के सिफारिश पर की गई थी? यानी सिफारिश पर, किस समिति की सिफारिश पर की गई थी? यहाँ देखिएगा तो इसका क्या हो जाएगा? नरसिंहन समिति के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा से किसके सिफारिश पर किया था? नरसिंहन समिति के सिफारिश पर किया गया था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। देखिएगा डिटेल में क्या दिया गया है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना नरसिंहन समिति के सिफारिश पर 1975 ईस्वी में किया गया था। यह भी याद रखिएगा। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुआ था? 1975 ईस्वी में। कब हुआ था आपका? 1975 ईस्वी में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? यहाँ दिया गया है किस वर्ष वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या दिया गया है। 1972 ईस्वी में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम को पारित किया गया था और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित कुछ अधिनियम ये देखिएगा यहाँ पर क्या क्या यहाँ पे क्या वन्य जीव है तो 1972 ईस्वी में किया गया है। यहाँ पे क्या है? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। यहाँ देखिए वन संरक्षण अधिनियम 1980। वन संरक्षण अधिनियम क्या है? 1980। यानी अगर वन रहेगा तो क्या हो जाएगा? वहां पे 1980 हो जाएगा। ठीक है, 1980। और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम रहेगा तो 1986। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 ईस्वी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? तो राधा मोहन कप का संबंध किससे है? पोलो से है। राधा मोहन का संबंध किससे है? पोलो से है। देखिए राधा मोहन कप का संबंध पोलो खेल से है। इस खेल से जुड़े कुछ प्रमुख कप, एजार कप भी है, क्लासिकल कप भी है और राधा मोहन कप तो जान ही रहे हैं। तो राधा मोहन कप का संबंध किस खेल से है? पोलो खेल से है। और एजार कप और क्लासिकल कप और क्या है यहाँ पे? राधा मोहन कप। ये सभी क्या है आपका? राधा मोहन कप। ये सब वही पोलो खेल से संबंधित कप हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, खासा जनजाति, खासा जनजाति किस राज्य के प्रमुख जनजाति हैं? खासा जनजाति जो है किस राज्य का प्रमुख जनजाति है? इसका आंसर क्या जाएगा आपका? उत्तराखंड। क्या जाएगा आपका? उत्तराखंड हो जाएगा। डिटेल में देखिएगा यहाँ पे दिया गया है, खासा जनजाति का संबंध उत्तराखंड राज्य से है। खासा जनजाति का संबंध किससे है? उत्तराखंड राज्य से है। उत्तराखंड में पाए जाने वाले प्रमुख जनजाति जो है जौनसारी, क्या है आपका? जौनसारी, बुस्का और थारू। जौनसारी, बुस्का और थारू। कौन सा है? जौनसारी और बुस्का और थारू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, काकरा पार परियोजना किस नदी पर है? काकरा पार परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो आप इसका आंसर क्या जाएगा? तापी नदी। क्या जाएगा इसका? तापी नदी पर। काकरा पार परियोजना क्या है? जल विद्युत परियोजना। कौन सा है? जल विद्युत परियोजना है और ये किस नदी पर स्थित है? तापी नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और यह क्वेश्चन जो है आगामी एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कृपया इसे रिवीजन करते रहें। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका है। देखिएगा यहाँ पर, डाफला और अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? डाफला और अबोर पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर क्या जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में डाफला और अबोर पहाड़ी स्थित है। ठीक है, यहाँ देखिएगा डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी। डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी। डाफला, अबोर, मिरी और मिसमी पहाड़ियों का संबंध अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित है, जबकि मिकिर पहाड़ी का संबंध अगर कहे तो असम से है। मिरी का रहेगा तो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश और मिकिर का रहेगा तो क्या जगह वो? मिकिर रहेगा तो हो जाएगा वो असम। मिकिर देखिएगा, अगर मिकिर रहे तो क्या हो जाएगा आपका? असम हो जाएगा। क्या जगह वो? असम हो जाएगा। ठीक है, और मिरी रहे, क्या रहे? अगर मिरी रहे तो वो क्या हो जाएगा आपका? अरुणाचल प्रदेश। क्या जगह वो? अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका है,
किस देश के घास के मैदान पंपास कहे जाते हैं? किस देश के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? पंपास कहा जाता है। किस देश के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? देखिएगा यहाँ पे अर्जेंटीना। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के घास के मैदान को क्या कहते हैं? पंपास कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, डिटेल में देख लीजिए आपका। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। विश्व के प्रमुख घास के मैदान कौन कौन से हैं? तो विश्व के प्रमुख घास के मैदान का क्या है? देखिएगा यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में किस प्रकार का पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में डाउस होता है, ब्राजील में आपका कंपोज होता है, उत्तरी अमेरिका में पेरी होता है और दक्षिण अफ्रीका में आपका वेल्स होता है। याद रखिएगा वेल्स। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में वेल्स, उत्तरी अमेरिका में पेरी, ब्राजील में कंपोज और ऑस्ट्रेलिया में डाउस। फिर से देख लेते हैं एक बार। ऑस्ट्रेलिया में कौन सा पाया जाता है? डांस पाया जाता है। ब्राजील में पाया जाता है कंपोज। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में पेरिस और यहाँ पे क्या दिया गया आपका? दक्षिण अफ्रीका में क्या पाया जाता है? वेल्स पाया जाता है। और पंपास कहाँ पाया जाता है आपका? अर्जेंटीना में पाया जाता है। और ये किस महादेश का देश है? ये क्या है? दक्षिण अमेरिका महादेश का देश है अर्जेंटीना। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है आपका? जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट किस शहर को कहा जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नगोया। किस क्या हो जाएगा इसका? नगोया शहर को क्या कहा जाता है? जापान का डेट्रॉइट कहा जाता है। डिटेल देखिएगा, जापान का डेट्रॉइट नगोया शहर को कहा जाता है और इस क्षेत्र में जहाज निर्माण हेतु यह बहुत प्रसिद्ध है। और जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। किसे कहते हैं? ओसाका को जापान का मैनचेस्टर कहते हैं। जापान का मैनचेस्टर क्या है? ओसाका है। और जापान का डेट्रॉइट शहर कहा जाए तो ये क्या है आपका? नगोया है। क्या है आपका? नगोया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का भाग है? हुजा घाटी निम्नलिखित में से किस हिमालय का ये भाग है? ये किस भाग का है? ये ट्रांस हिमालय का भाग है। किसका भाग है? ये ट्रांस हिमालय का ये भाग है। हुजा घाटी किसका घाटी? ये हुजा घाटी जो है ट्रांस हिमालय का ये भाग है। देखिएगा यहाँ पे डिटेल देख लेते हैं। हुजा घाटी ट्रांस हिमालय का ये भाग है। ट्रांस हिमालय की मुख्य घाटियां कौन कौन सी है? नुब्रा है, सिगार और हुजा। नुब्रा, सिगार और हुजा ये सब क्या है? ट्रांस हिमालय का ही ये भाग है। नुब्रा, सिगार और हुजा। नुब्रा, सिगार, हुजा। नुब्रा, सिगार, हुजा क्या है? ये ट्रांस हिमालय का ही ये भाग है। और हुजा घाटी क्या है? आप देखिए यहाँ पर ट्रांस हिमालय का ये सभी भाग है। ठीक है, ट्रांस हिमालय का ये हिमालय का भी भाग है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। यहाँ पर देखिएगा ब्राउल और जात्रा, ब्राउल तथा जात्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? ब्राउल और जात्रा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो आप सभी जानते हैं जात्रा है तो यहाँ पश्चिम बंगाल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल। ब्राउल और जात्रा जो है ये पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य है। देखिए यहाँ पर डिटेल में देख लेते हैं। ब्राउल और जात्रा लोक नृत्य का संबंध पश्चिम बंगाल से है, जबकि यक्षगान कारगा नृत्य ये सभी कर्नाटक से है। यक्षगान और कारगा किससे संबंधित है? कर्नाटक से है। यक्षगान और कारगा किससे संबंधित है? कर्नाटक से है। और ब्राउल और जात्रा अगर कहे तो हो जाएगा क्या? पश्चिम बंगाल। क्या जगह? वो पश्चिम बंगाल हो जाएगा। ब्राउल और जात्रा क्या जाएगा? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। जबकि यक्षगान और कारगा क्या है? कर्नाटक से है। यक्षगान और कारगा किससे है? कर्नाटक से है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर दिया गया है स्नेल। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? किससे है? स्नेल का नियम किससे संबंधित है? यहाँ देखिएगा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित है। स्नेल का नियम किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से। इसके अपवर्तन से संबंधित। किससे संबंधित है? प्रकाश के अपवर्तन से स्नेल का नियम संबंधित है। चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। प्रकाश के अपवर्तन में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब एक तल पर होते हैं। किन्हीं दो माध्यमों पर एक ही वर्गी प्रकाश आपतन कोण की जिया साइन जिसको कहते हैं और आपतन कोण की जिया के क्या होता है? अनुपात के नियतांक होता है। क्या होता है? अनुपात के नियतांक होता है। जैसे कि एक ये तल है और इधर से एक किरण आ रही है और यहाँ पे प्रकाश का परावर्तन ही हो रहा है। ये क्या हो गया आपका? आपतन कोण। ठीक है, और ये क्या हो गया? परावर्तन कोण। और यहाँ पे क्या हो गया? अभिलंब जैसे डालेंगे तो ये क्या? अभिलंब हो गया। जैसे यहाँ फिगर में आप देख रहे हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण और ये अभिलंब बिंदु पर डाला गया लंब कोण। प्रकाश के अपवर्तन का नियम किससे संबंधित है? स्नेल के नियम से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पे देखिएगा सूची 1 और सूची 2 को हम सम्मिलित करते हैं। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर देखिएगा क्यूसेक जो है ये जल के बहाव को क्या मापता है और बाइट ये का मीटर में होता है। रिएक्टर आप जान रहे हैं भूकंप से संबंधित है। भूकंप की तीव्रता मापता है रिएक्टर स्केल। और ये क्या है? दाब क्या है आपका? ये बार से संबंधित है। किससे? दाब से संबंधित है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सी। क्यूसेक देखिए डिटेल में देख लेते हैं। क्यूसेक क्या है? जल के प्रभाव को मापता है। क्या मापता है? जल के प्रभाव।
बाइट क्या होता है, डिजिटल सूचना की इकाई होता है। रिएक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता को मापता है, भूकंप की तीव्रता को मापता है, रिएक्टर स्केल से मापा जाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, बार, ये दाब का क्या होता है, दाब मापने की इकाई होती है, बार होती है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। यहाँ पर क्या दिया गया, क्वेश्चन दिया गया है, कोको कोला जैसी शीतल पेयजल में क्या पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। कोको कोला जैसी शीतल पेयजल में क्या पाया जाता है, तो ये कैफीन पाया जाता है। क्या होता है, पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। जैसे कि आपका कॉफी में कैफीन पाया जाता है और चाय में थीन पाया जाता है, उसी तरह यहाँ पर लिखेगा, क्या लिखा है यहाँ पर, कोको कोला जैसे शीतल पेयजल में क्या पाया जाता है, कैफीन पाया जाता है। यहाँ देखिएगा शीतल पेयजल कोल्ड ड्रिंक में कोला में क्या रहता है, कैफीन नामक एल्कोलाइड की मात्रा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। निकोटीन तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है, निकोटीन पाया जाता है तंबाकू में, कैफीन पाया जाता है कॉफी में और चाय में थीन पाया जाता है। उसी तरह यहाँ पर क्या दिया गया, कोको कोला में क्या पाया जाता है, आपका कैफीन पाया जाता है। यहाँ देखिएगा कैफीन पाया जाता है कोको कोला में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, परमाणु के नाभिक में अवयव कौन से होते हैं। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो यहाँ डिटेल देखिएगा क्या लिखा है, परमाणु द्रव का सूक्ष्मतम कण होते हैं जिसमें से द्रव के गुण विद्यमान रहते हैं। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और प्रोटॉन पर धन आवेश, न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चारों तरफ चक्कर लगाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था। पदार्थ का परमाणुविक सिद्धांत सर्वप्रथम किसने दिया था, जिसका आंसर क्या जो जॉन डाल्टन ने। किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने इसका सबसे पहले परमाणुविक सिद्धांत दिया था। यहाँ पे देखिएगा डिटेल में क्या दिया, पदार्थ की परमाणुविक सिद्धांत सबसे पहले किसने दिया था, जॉन डाल्टन ने दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप कौन सा होता है, पिटवा लोहा होता है। क्या होता है, पिटवा लोहा। यानी शुद्धतम रूप का कहने का मतलब है जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वह लोहा सबसे सर्वोत्तम होगा। यहाँ पर दिया गया है पिटवा लोहा लोहे का सबसे शुद्धतम रूप है, इसमें कार्बन की मात्रा 0.125 से 0.12 से 0.25 के प्रतिशत के बीच होता है। यानी अर्थात कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिस लोहे में कार्बन की मात्रा सबसे कम होगी वह लोहा उतना शुद्ध होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप है। चिली सॉल्ट पीटर का रासायनिक रूप है, इसका आंसर क्या आ जाएगा, NaNO3 यानी सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 क्या होता है, सोडियम नाइट्रेट होता है। देखिएगा यहाँ पर दिया गया है चिली सॉल्ट पीटर यह सोडियम नाइट्रेट NaNO3 है और क्या है, पोटासियम नाइट्रेट जो होता है KNO3 यह नाइटर और या सोरा कहते हैं, नाइटर या क्या कहते हैं, सोरा कहते हैं। और पोटासियम कार्बोनेट यानी K2CO3 को क्या कहते हैं, पर्ल एस कहते हैं। पोटासियम कार्बोनेट को क्या कहते हैं, पर्ल एस कहते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। यहाँ क्वेश्चन देखिएगा दिया गया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, नाभिक के अलावा कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए होता है। क्या होता है, डीएनए होता है। तो इसका क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है, डीएनए होता है। नाभिक के अलावा कोशिका का कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकांग है, यानी कोशिका का क्या है, वो भाग है माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। और इसमें क्या पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका, मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है। मेरुदंड में कितनी हड्डियां होती है, तो आप याद रखिएगा मेरुदंड में टोटल 33 हड्डियां होती है। कितनी होती है, 33 हड्डियां होती है। मेरुदंड में टोटल कितनी हड्डियां होती है, 33 हड्डियां होती है। यहाँ देखिए डिटेल में देखते हैं, मेरुदंड में 33 हड्डियां होती है, ठीक है। ग्रीवा कुर्बा में 7 होता है और क्या है, वक्ष प्रदेश में कितना होता है, 12 होता है। कमर में 5 होता है, ठीक है। और कटी प्रदेश में 5 होता है। कुल मिला देती है कितना होता है, टोटल 33। यानी मेरुदंड में कितना होता है, टोटल 33 हड्डियां पाई जाती है, ठीक है। और उसको ऊपर वाले सबसे ऊपर वाला जो मेरुदंड का सबसे ऊपर वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। क्या कहते हैं, एटलस कहते हैं। याद रखिएगा मेरुदंड के सबसे ऊपर जो हड्डियां पाई जाती उस हड्डी का क्या नाम होता है, आपका एटलस होता है। क्या होता है, आपका एटलस होता है। याद रखिएगा ये जो गर्दन के जस्ट ऊपर में यानी सिर के पास होता है एटलस हड्डी, ठीक है। याद रखिएगा एटलस क्या है, ये सबसे ऊपर वाला हड्डी होता है, ये मेरुदंड का होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, केसर मसाला बनाने के लिए
पौधे के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का प्रयोग करते हैं? केसर जो मसाला होता है वो पौधे के किस भाग से हमें प्राप्त करता है या किस भाग को हम प्रयोग करते हैं? तो वर्तिकाग्र क्या होता है? ये वर्तिकाग्र का प्रयोग करते हैं केसर के लिए। केसर के लिए क्या होता है? ये वर्तिकाग्र होता है। क्रोकस नामक पौधे से ये केसर प्राप्त होता है। क्रोकस नामक पौधे से क्या होता है? केसर मसाला प्राप्त होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपका है। क्वेश्चन दिया गया है शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? शारदा अधिनियम का संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? बाल विवाह से है, यानी बाल विवाह पर रोक लगाना भैया क्या है? ये शारदा अधिनियम से संबंधित है। यहाँ देखते हैं डिटेल में देख लेते हैं। 1930 ईस्वी में डॉक्टर हरबिलास शारदा के प्रयत्नों से बाल विवाह निषेध कानून शारदा अधिनियम लागू किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा लड़कियों का विवाह की न्यूनतम आयु 14 वर्ष तथा लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। यानी बाल विवाह में लड़कियों के लिए कितना आयु था? 14 वर्ष था और लड़कों के लिए कितना था? आपका 18 वर्ष था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया राजस्व। राजस्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? राजस्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो आप सभी जानते हैं कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में राजस्व शब्द का प्रयोग किया गया था, अधिवेशन में किया गया था। राजस्व शब्द का प्रयोग सब पहली बार कब किया गया था? कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में किया गया था। याद रखिएगा 1906 ईस्वी में कलकत्ता अधिवेशन में राजस्व शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? यहाँ पे व्यक्तिगत सत्याग्रह दिया गया। क्या है? व्यक्तिगत सत्याग्रह। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ किया था? किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1940 ईस्वी में। कब किया था? 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया था गांधी जी ने 1940 ईस्वी में। यहाँ देखिएगा व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और पहला अगर कहे तो चंपारण, वो भी बिहार से। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दिया गया है त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था राजेंद्र प्रसाद को। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? ये राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका। शतपथ ब्राह्मण किस ग्रंथ से संबंधित है? शतपथ ब्राह्मण का संबंध किससे? यजुर्वेद से है। शतपथ ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो यजुर्वेद से है। देखिएगा शतपथ और तैतरेय ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? यजुर्वेद से है शतपथ ब्राह्मण और तैतरेय ब्राह्मण। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपका दिया गया है कथासरी त्यागर के रचयिता कौन थे? कथासरी त्यागर के रचयिता कौन थे? इसका क्या हो जाएगा? सोमवेद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सोमवेद हो जाएगा इसके रचयिता। ठीक है, रचयिता कौन थे? सोमवेद थे। कथासरी त्यागर का संबंध किससे है? सोमवेद से है। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, सोमवेद कथासरी त्यागर के रचयिता थे। यह रचना जो है, यह रचना में मौर्य काल के बारे में जानकारियां मिलती है, यानी मौर्य काल के बारे में विशेष जानकारी मिलती है किससे? कथासरी त्यागर से। और इसके रचयिता कौन है? सोमवेद हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है? इसका आंसर क्या आ जाएगा? कालीबंगा हो जाएगा। क्या आ जाएगा? कालीबंगा। कौन सा हड़प्पा स्थल जो है घग्गर नदी के किनारे स्थित है? तो कालीबंगा स्थित है। देखिए यहाँ पर डिटेल में दिया गया आपका है कालीबंगा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चुनहुद्रो जो है सिंधु नदी और बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। चुनहुद्रो कहाँ है? सिंधु नदी के किनारे और बनवाली सरस्वती नदी के किनारे स्थित हड़प्पा स्थल ये घग्गर नदी के किनारे कौन सा स्थित है? कालीबंगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, उदाइन का संबंध किस वंश से है? उदाइन का संबंध किस वंश से है? तो आप सभी जानते हैं ये किससे है? हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, हर्यक वंश से संबंधित है कौन? उदयन। ठीक है, उदयन किससे संबंधित है? ये आपका हर्यक वंश से संबंधित है। हर्यक वंश का शासक था उदयन। क्या था? हर्यक वंश का शासक कौन था? उदयन था। इसके बारे में डिटेल देखते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। देखिएगा उदयन हर्यक वंश का शासक था। इसने गंगा और तथा सोन नदी के तट पर पाटलिपुत्र नामक शहर की स्थापना की थी और उसे अपनी राजधानी बनाया था। यानी पाटलिपुत्र नगर का जो स्थापना किया था ये किसने किया था? उदयन ने किया था। और ये किस वंश का संबंधित है? ये हर्यक वंश से संबंधित है। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? पाटलिपुत्र बनाई थी। चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, यह इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, वॉचिंग के लिए धन्यवाद। थैंक यू।